इस वीडियो में हम चैप्टर 14 नेशनल मूवमेंट गांधी एरा देखेंगे। सबसे पहले यू विल लर्न देखते हैं कि इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए नॉन वायलेंट मास मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में जैसे कि स्वराजिस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ के बारे में और इंडिया को फाइनल फ्रीडम कैसे मिली। फ्रीडम के लिए इंडिया की स्ट्रगल के सेकेंड फेज़ में महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट के मोस्ट पॉपुलर फिगर की तरह इमर्ज हुए। महात्मा गांधी की वजह से इंडियन पॉलिसीज़ के अरेना का मतलब होता है अखाड़ा, बहुत ज़्यादा लोग इसमें आए। अब हम गांधीयन एरा पढ़ेंगे। जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो ये हमारा पहला टॉपिक है। गांधी का जन्म 20 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी ने इंडिया में अर्ली एजुकेशन लेने के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए। फिर गांधी इंडिया वापस लौटे और लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। 1893 में उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया इंडियन लॉ फर्म से। नाटल साउथ अफ्रीका में गांधी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और ये बहुत क्रूअल फॉर्म में था। वह ह्यूमिलेशन के द्वारा अफेक्ट हुए थे जो कि वहाँ पर इंडियंस को सफ़र करना पड़ता था। साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट की रेशियल पॉलिसी का गांधी ने अपोज किया। गांधी ने सत्याग्रह की टेक्निक डेवलप की। सत्याग्रह एक नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर बेस्ड एक प्रोटेस्ट का फॉर्म है जो कि रथलेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेवलप किया गांधी ने। नेक्स्ट है पेज नंबर 102। गांधी 1915 में इंडिया आए। 1916 में गांधी ने साबरमती आश्रम की फाउंडेशन की अहमदाबाद में। गांधी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़्यादा लोगों को साथ में लाने में या तो फेल हो गए या उन्होंने अटेम्प्ट्स ही नहीं किए। ज़्यादा लोगों को साथ लाने की कोशिश नहीं की। गांधी ने सिंपल तरीका अपनाया लोगों को नेशनल मूवमेंट में साथ लाने के लिए, क्योंकि गांधी को समझ आ गया था कि जब ज़्यादा लोग साथ में नहीं आएंगे तब तक इंडिपेंडेंस को रियलिटी में पाना मुश्किल है। गांधी ने हिंदू मुस्लिम को यूनिटी में रहने की अपील की और वुमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस का इमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति की अपील की। उनका एम इंडियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के बेनिफिट के लिए था। अब हम नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ेंगे। अनजस्ट लॉ के लिए गांधी ने ट्रुथ और नॉन वायलेंस की हेल्प से सत्याग्रह और डिसोबीडियंस स्टार्ट किया। और सत्याग्रह में गांधी ने कुछ स्टार्टिंग इंसिडेंट्स हैं जैसे कि 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी इंडिगो प्लांटर्स के लिए लड़े। इंडिगो प्लांटर्स ब्रिटिश के हाथों बहुत सफ़र हुए थे। फिर उन्होंने अहमदाबाद के मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच के डिस्प्यूट की सेटलमेंट की। फिर उन्होंने गुजरात में खेड़ा के पीजेंट्स का भी सपोर्ट किया। पीजेंट्स को क्रॉप्स फेल होने के बाद भी लैंड रिवेंज देना पड़ रहा था। अब हम क्रॉप्स फेल होने के बाद लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा था। अब हम राउलेट सत्याग्रह पढ़ते हैं। राउलेट एक्ट के पास होने के बाद गांधी नेशनल पॉलिटिकल एरेना में आ गए। गांधी ने इस एक्ट का अपोज किया और 30 मार्च 1919 को हड़ताल फिक्स की। हड़ताल में फास्टिंग, प्रेयर, मीटिंग्स, पेनेंस मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस ऑल ओवर द कंट्री। पेनेंस और प्रोसेशंस करना था। गवर्नमेंट ने मूवमेंट को जल्द से जल्द दबाने के लिए प्रोसेशंस और मीटिंग्स को
तोड़ना यानी कि लाठी चार्ज, अलग अलग जगह में ओपन फायर करना, जेल और पॉलिटिकल लीडर्स का डिपोर्टेशन किया। पर फिर भी सबसे बुरा इंसिडेंट हुआ पंजाब में, पर्टिकुलरली अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई। पंजाब के लोग आंदोलन में शामिल हो रहे थे। गांधी को पंजाब में एंट्री नहीं दी जा रही थी। कुछ लीडर्स को अमृतसर से 10 अप्रैल को डिपोर्ट किया गया। सेम डे अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन हुआ। आंदोलन के रूप में लोगों ने जलियांवाला बाग में मीटिंग रखी 13 अप्रैल 1919 को। इकट्ठे लोग को डिस्पर्स करने के लिए जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ वहां पहुंचे और फायरिंग का ऑर्डर दिया। सैकड़ों लोग मर गए और हजारों को चोट लगी। इस वजह से डर और इंडिग्नेशन की लहर पूरे देश में फैल गई और इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का ऑनररी टाइटल वापस कर दिया, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें दिया था। गांधी ने केसरी हिंद का मेडल वापस कर दिया, जो कि उन्हें बोयर वॉर के समय उन्हें उनकी अच्छी सर्विस के लिए दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओटोमन एम्पायर टर्किश ट्राइब्स ने इस्टेब्लिश की थी और ओटोमन एम्पायर के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम उन्हें स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब टर्की हारी तो उसके टर्की को ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जो कि बहुत हार्श थी। सुल्तान को कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके चलते मुस्लिम्स ने खिलाफत कमेटी बनाई और इस कमेटी के लीडर अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स का नाम मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली था और कुछ और लीडर्स जैसे कि मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान। इस कमेटी का उद्देश्य था आंदोलन करना अगर खलीफा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो। गांधी और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने खिलाफत आंदोलन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि अब हिंदू और मुस्लिम को नेशनल लेवल पर साथ में ला सकते हैं और उन्हें खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने का डिसाइड किया। अब जून 1920 में इलाहाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिली और लॉ कोर्ट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स का बॉयकॉट करने का प्रोग्राम बनाया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसलिए खिलाफत कमेटी की और कांग्रेस की डिमांड मर्ज हो गई एक में और गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड किया गया इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम क्या है हम ये देखते हैं। सारे ऑनररी ऑफिसेस और सारे टाइटल्स को सरेंडर करना, लोकल बॉडीज़ में नॉमिनेटेड सीट से रिज़ाइन करना, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फंक्शन को अटेंड नहीं करना, ऐसे कॉलेजेस और स्कूल जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसमें से धीरे धीरे बच्चों को विथड्रॉल कराना, लॉयर्स और लिटिगेंट्स के द्वारा ब्रिटिश कोर्ट का बॉयकॉट, 1919 के रिफॉर्म के द्वारा काउंसिल्स के लिए इलेक्शन का बॉयकॉट करना, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना,
अब कंस्ट्रक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के 3 मेन फीचर्स थे। पहला, स्वदेशी का प्रमोशन करना, पर्टिकुलरली हैंड स्पिनिंग और वेयरिंग को। हैंड स्पिनिंग और वीविंग को। सेकेंड है हिंदूज के बीच अनटचेबिलिटी को दूर करना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का प्रमोट करना। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट का कोर्स क्या है, अब ये पढ़ेंगे। मूवमेंट के चलते स्वदेशी जल्दी पॉपुलर हो गया और खादी फ्रीडम का प्रतीक हो गया। लिक्विड शॉप्स और फॉरेन क्लोथ शॉप्स शंड हो गई। पूरी कंट्री में फॉरेन क्लोथ और बॉनफायर्स ऑर्गेनाइज हो गए और लोगों ने लॉ कोड्स को अवॉइड किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए तिलक स्वराज फंड स्टार्ट किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट को बॉयकॉट किया गया और उनके अराइवल वाले दिन बॉम्बे में कंप्लीट हड़ताल की गई। अब हम गवर्नमेंट रिप्रेशन पढ़ते हैं। रिप्रेशन मतलब दमन यानी कि सप्रेशन। गवर्नमेंट रिकोर्स किया रिप्रेशन के लिए। कांग्रेस और खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक मीटिंग्स फॉरबिडन कर दी गई। दिसंबर 1921 तक महात्मा गांधी के एक्सेप्शन के साथ CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद और बहुत सारे टॉप के लीडर्स को जेल हो गई। अब देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन कैसे हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एकदम से बंद कर दिया गया क्योंकि 1922 में यूपी के गोरखपुर से 15 माइल्स अवे चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में वायलेंट इंसिडेंट के कारण वहाँ पर पुलिस ने ओपन फायर कर दी। पीजेंट्स के मॉब पर उनके एम्यूनेशन को एग्जॉस्ट किया और जब इन्फ्यूरिएटेड मॉब ने पुलिसमैन पर अटैक किया तो पुलिसमैन ने थाना में आश्रय लिया तो मॉब ने थाने में आग लगा दी, जिस वजह से बिल्डिंग के अंदर 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। चौरी चौरा इंसिडेंट की न्यूज़ ने महात्मा गांधी को बहुत डिस्टर्ब किया और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। नॉन कोऑपरेशन ने फॉरेन गवर्नमेंट के प्रति नेशनल अवेकनिंग और कंप्लीट डिस्ट्रस्ट कर दिया। लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम मिला। वह पहला मास मूवमेंट हुआ है। इस मूवमेंट के कारण नेशनल सेंटिमेंट सबसे रिमोट एरिया तक भी पहुंच गया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराजिस्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन और महात्मा गांधी के अरेस्ट के बाद कांग्रेस लीडरशिप के सामने क्वेश्चन उठा कि लेजिस्लेचर काउंसिल के फोर्थकमिंग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या नहीं। अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल्स के अंदर एंट्री को एडवोकेट किया कि काउंसिल को एंड करो या मेंड करो, पर उन्हें कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी दूसरी पार्टी बनाई और उन्होंने 1923 में होने वाले इलेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार किया। हालांकि स्वराजिस्ट 1919 के एक्ट का मेंड या एंड करने में फेल हो गए थे। अब पढ़ेंगे साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जो इंडिया में आगे के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेंगे। यह कमीशन सर जॉन साइमन के द्वारा हेडेड किए जा रहा था। 1919 के एक्ट के द्वारा जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई उसकी वर्किंग पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी।
सर जॉन साइमन और आगे रिफॉर्म को सजेस्ट कर रहे थे। अब आपको साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन की पिक्चर दिख रही है पेज 104 पे। इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इस कमीशन को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। जब फरवरी 1928 में इंडिया में कमीशन आया तो पूरे देश में हड़ताल की गई और स्लोगन्स साइमन गो बैक यूज़ किया गया। डॉक्टर अंसारी की लीडरशिप में मद्रास में कांग्रेस के द्वारा काले फ्लैग्स लहराए गए शांतिपूर्वक ढंग से, और साइमन कमीशन की अपोजिशन ने इकोनॉमिक डिसकॉन्टेंट के इंटेंसिफिकेशन को बढ़ाया, जिसकी वजह से कुछ रैडिकल पार्टीज़ और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ग्रो किया। इसकी वजह से कांग्रेस में यंग विंग के साथ सोशलिस्ट लीनिंग्स रोज हुई और वह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लेड की गई। नेक्स्ट टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। लॉर्ड बर्कनहेड, इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी, ने इंडियन लीडर्स को चैलेंज किया कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और प्रोड्यूस करो जो इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सेप्ट हो, और इस चैलेंज को कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर प्रीलिमिनरी टॉक्स स्टार्ट करी फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड्स में हिंदू और मुस्लिम लीडर्स के बीच, ताकि दो कम्युनिटीज़ के बीच में आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकें। 9 मेंबर्स की एक छोटी कमेटी बनी जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंडर में फॉर्म हुई, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकें, और फिर कमेटी को सक्सेस मिली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ जो सारे मेंबर्स को एक्सेप्टेबल था। ऑल पार्टीज़ के द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया। कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 में हेल्ड हुई। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके मेन प्रपोजल में कुछ पॉइंट देखते हैं। ये इंडिया के लिए डोमिनेंट स्टेटस को प्रपोज्ड करता था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स सेंटर और प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो फेडरल थी, जिसमें नेटिव स्टेट्स थे। रेसिडेंसी पावर्स सेंटर के पास थी। पार्लियामेंट जो सेंटर में थी उसमें 2 हाउसेस होने थे, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में 1 हाउस होना था। सेंटर में डिफेंस की कमेटी प्रपोज्ड की गई थी। पूरे इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्रपोज किए गए थे। हालांकि मुस्लिम्स के केस में सेंटर में लोअर हाउस के लिए रिजर्वेशन सीट्स प्रपोज की गई पॉपुलेशन के बेस पर। प्रोविंसेस में पंजाब और बंगाल में कोई भी रिजर्वेशन सीट्स नहीं रखी गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई, जबकि बाकी प्रोविंसेस में मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर। ये सारे रिजर्वेशन 10 सालों के लिए अलाउ किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट करना था। अगर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि इंडिया में नॉन कोऑपरेशन का कैंपेन लॉन्च कर देंगे।